गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग क्लास 10 का जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन भी कर लिया है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किस टॉपिक पर डिस्कशन किया था? इज़ दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और मैंने आपको यहाँ पर 3 मेथड के बारे में बताया था, क्योंकि जनरली जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और उनमें से सबसे पहला मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। दूसरा क्या था? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि हमने सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, राइट। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों को कितना याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर था क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल रहता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, राइट। और ये जो रहता है अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता है, जिसको हम लोग को सॉल्व करने में बड़ा आसानी बन जाता है। तो एक बार इसके स्टेप्स देख लेते हैं, आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व हम लोगों ने किस तरीके में किया था। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, जहाँ पर हम लोगों ने आइदर उसको पहले वाले इक्वेशन को x इक्वल टू फॉर्म में लिखा था, या फिर y इक्वल, जो हम लोग कहते हैं कि राइट द फर्स्ट इक्वेशन और द सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। जैसे कि आपके पास x है और y है, तो आइदर आप उसको x इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ y लिखिए, नहीं तो y इक्वल टू x इन फॉर्म ऑफ x लिखिए। इज़ दैट क्लियर? जब आपका ऐसा बन जाए, फिर आप क्या कीजिए, जो आपने वैल्यू निकाला है उसको दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। जब आप दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अब आप जब के पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, और उसी तरह आप उस वैल्यू को लेकर जो आपने रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वहाँ पर आप डाल दीजिए और आपको दो वेरिएबल के आपको वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एल्जेब्रिक मेथड का सबसे पहला मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम एल्जेब्रिक मेथड के एक दूसरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, राइट। और उसे कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आखिर एलिमिनेशन मेथड है क्या? ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में जाने से पहले हम लोग इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि इस एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सबसे पहला स्टेप आता है क्या, इसमें आपके पास दो इक्वेशन रहेंगे। जैसे कि हम पूरे चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन रहेंगे और दो अलग अलग वेरिएबल रहेंगे, मतलब टू अननोन वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको वेरिएबल के जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है कोई भी एक को आपको इक्वल करना है, राइट। और ये इक्वल आप कैसे करेंगे, आप दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए ताकि इन दोनों में कोई एक वेरिएबल के कांस्टेंट क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। इज़ दैट क्लियर? ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आइदर आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसे करने पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या हो सकता है, आइदर इसमें नो वेरिएबल का केस भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अगर नो वेरिएबल का केस आ गया तो इसका मतलब क्या है, द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। इज़ दैट क्लियर? और मान लो कि अगर आपने सब्सट्रैक्ट या फिर एडिशन किया है और आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, मान लो कि आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है, तब वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, वो एक इनकन्सिस्टेंट सोल्यूशन बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, अब आपके पास जो रिजल्ट निकला है, जो आपने एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके जो इक्वेशन आपने निकाला है, वहाँ से आप x और y का वैल्यू को टर्मिनेट कीजिए, उसको निकालिए। ठीक है, जब आपको x और y का वैल्यू मिल जाए, फिर आप दोबारा x और y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ताकि आपको वैल्यू मिल जाए। इज़ दैट क्लियर? ओके, हालांकि स्टेप्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है, बट आई गेस कि जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका जो डाउट है इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 4:3, ठीक है। मैंने रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर को मेंशन किया है, आप इस बात को हमेशा नोट कीजिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन का जो टॉपिक रहता है ना, वहाँ पर हमारा सबसे पहला एम रहता है कि हम लोग अपना इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, राइट। और पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास, हमें जो इक्वेशन है उसको उन्होंने एक वर्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम बनता है हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें। इज़ दैट क्लियर? ओके। अगर हमको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी को x और किसी दूसरे को y कंसिडर करके हम लोगों को चलना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पहला पर्सन है मैंने उसके जो इनकम है, ठीक है, उसके जो इनकम है मैंने उसका सबसे पहले 9x और 7x के रूप में कंसिडर किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका रेशियो आपको क्या बताया था ऊपर क्वेश्चन में 9:7। बिल्कुल उसी तरह रेस्पेक्टिवली टू द सेकेंड पर्सन मैंने कंसिडर उसकी किया है 4x और 3y। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब जब मेरे पास इसके वेरिएबल मतलब जो मुझे कंपोनेंट चाहिए मेरे इक्वेशन के लिए वो मुझे मिल गया है, तो चलिए इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले पार्ट के लिए क्या बनेगा, 9x - 4y = 2000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 9x - 4y क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने मेंशन किया है दे बोथ मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज़, मतलब उनके पूरे महीने के खर्चे से उन लोग 2000 रुपये बचा पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, उनके टोटल एक्सपेंडिचर से जो उन लोग बचा पा रहे हैं उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो हम लोग को रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है। बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। इज़ दैट क्लियर? तो उसी तरह हमारा दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलता है, 7x - 3y = 2000। तो ये मेरा पहला वाला इक्वेशन है और ये दूसरा वाला इक्वेशन है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा ठीक है, अब जब मुझे इक्वेशन मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, उनके वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उनमें से किसी एक को मुझे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ और इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब जब मैंने एक को 3 से एक को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो देखिए मेरे को क्या मिलता है। सबसे पहला इक्वेशन मेरे लिए क्या बन जाता है, 27 - 12y = 6000। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या बन जाता है, 28x - 12y = 8000। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, देखो जो मेरा y का था, y जो मेरा वेरिएबल था उनका कांस्टेंट क्या हो गया है, एकदम से सेम हो गया है। एम आई क्लियर? 12 - 12y और सेकंड वाले में भी मेरे पास क्या है, -12। अब मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। उसमें से क्या होगा, मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, नहीं तो हम बोल सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास किस तरीके का फॉर्म आया, तो जब y एलिमिनेट हो गया तो मुझे क्या मिला, x मिला। तो फाइनली मुझे किस चीज़ का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू मिल गया है। इज़ दैट क्लियर? अब जब मुझे x का वैल्यू मिल गया है तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, x को वैल्यू को लेकर जो हम लोगों ने पहले वाला इक्वेशन था वहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, राइट। अब जब मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे को किसका वैल्यू मिल जाता है, y का वैल्यू मिल जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन था उसमें मुझे x का वैल्यू कितना मिला, x = 2000 और y का वैल्यू कितना मिला, 4000। देयरफॉर इनका जो मंथली इनकम है वो कितना है, 18,000 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली। इज़ दैट क्लियर? हालांकि सब्सटीट्यूशन मेथड जो है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो हम लोग किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के वैल्यू में रिप्रेजेंट करके उसके वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। पर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हम लोग एक वेरिएबल को वैनिश करने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखने की कोशिश करते हैं। दोनों का
मीनिंग जो है हमेशा सेम रहता है, ठीक है। आप लोग एक पार्ट में क्या कर रहे हो, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई में लिख रहे हो, और आप दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हो, कंप्लीटली एक वेरिएबल को वैनिश कर रहे हो, पर दोनों के रिजल्ट आपको क्या मिलते हैं, आपका जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनता है वो हमेशा इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल बन जाता है, ताकि आपको उससे सॉल्व करने में आसानी हो जाए, और वहाँ से आपको सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता है। और जैसे ही आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता है, आप उस वेरिएबल के वैल्यू को लेकर आप आपके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में डाल देते हो, ताकि आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये जो हमें जो वैल्यू मिला है, चलिए इसको एक बार हम लोग वेरिफिकेशन कर देते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमें जो उनका एक्सपेंडिचर में जो उनका टोटल मंथली इनकम मिला है वो क्या मिला, 18,000 इज टू 14,000। तो आप लोग देख पा रहे हो, जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था उनके मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 9:7। तो ये भी आपका कितना है, 9:7। और एक्सपेंडिचर का जो था मैंने आपको बताया था 4:3, जो जहाँ तब जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को वो भी रेशियो मिल रहा है 4:3। इसका मतलब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है वो सही है। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को हमेशा मतलब ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, देखो, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग एन एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें क्या करें, एक वैल्यू को सबसे पहले हटा देते हैं, फिर इसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर देते हैं, और ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, वाई का वैल्यू को हटा दिया, फिर मैंने एक्स का वैल्यू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा y को हटाओ, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो x को भी हटा सकते हो और y को भी। ये चीज़ आप लोग एक बार कोशिश करना घर में, ठीक है, ये आपको, ताकि ये जो प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये प्रॉब्लम दिया आपको, आप इसको सिर्फ मतलब एलिमिनेशन मेथड में ही कर सकते हो, नहीं, आप इसको चाहो तो ग्राफिकल मेथड में भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर सकते हो। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ का, हम लोग जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमारे पास कई तरीके के मेथड होते हैं इनके सोल्यूशन निकालने के लिए, पर हमेशा हमको उस मेथड को अप्रोच करना चाहिए जिसमें हम लोग कन्वीनियंट है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में बारे में बताया था, फिर हम लोग प्रीवियस क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएं, तो आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसमें किसको कोई पाबंदी नहीं है कि आज मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, नहीं। आप चाहो तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रोसेस में सॉल्व करो, या फिर उसको ग्राफिकल मेथड में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, आप एक बार कोशिश करना, जैसे कि आज का जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, तो आप एक बार इसको घर में एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और या फिर जो क्या कहते हैं हमारे ग्राफिकल मेथड से आप लोग इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, मतलब कई बार चीज़ों को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपने भी नोटिस किया, हमने y को हटाया और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। कई बार हम लोगों को भी कन्वीनियंट फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, हम बिना ना हटाकर हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे लिए अच्छा है, ये भी आपके लिए सही है, ठीक है। मतलब आप कभी कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सा स्टेप पर पकड़ूँ या फिर कौन सा प्रोसेस पकड़ूँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये सारे एक एक तरीके हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक इन टुडेज़ क्लास, ठीक है। सो आज के लिए थोड़ा बहुत तो आपको होमवर्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ इक्वेशन दिए हैं, जैसे कि 2x + 3y = 8, और दूसरा इक्वेशन है आपके लिए 4x + 6y = 7। इनको आपको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आज हिंट आपको मेंशन नहीं करूँगा, पर स्टिल मैं आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना, जस्ट द स्ट्राइक टू योर माइंड, मैं वो करने वाला हूँ। आप एक बार ट्राई करना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या पढ़ा है, वो सबसे पहले हमें बता देता है कि इसके सोल्यूशन कैसे निकलने वाले हैं। जो स्टेप 2 था हमारा, जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं, अगर हमारा वेरिएबल गायब हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाता है, और अगर मेरा वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो मेरे लिए इनकन्सिस्टेंट बन जाता है। तो एक बार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का सोल्यूशन आपको कैसा मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, और एक प्रॉब्लम है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करना, फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कीजिए। इज़ दैट क्लियर? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ठीक है,
बड़ा ही आसान सवाल है, आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।